हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश पोएट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक पर ले चलूँ इस कविता का अच्छी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन करने के लिए। उससे पहले इस कविता में जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा आए हुए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से आपको लिखना होगा, मैं इस वाइट बोर्ड पर आपको शो किया हूं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है इंग्लिश पोएट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 है और पोएम का नाम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, अर्थात एक कब्रिस्तान में लिखे गए इल्जी शोक गीत से, यानी कि एक कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोक गीत से। और इस पोएम से अगर आपको कोई भी स्टेंजा देखने को मिले तो आप रिफरेंस इसी तरह से लिखेंगे, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे, अर्थात यह पद्यांश थॉमस ग्रे द्वारा रचित फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नामक कविता से लिया गया है। इसके बाद इसमें दो इम्पॉर्टेंट स्टेंजा आए हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट स्टेंजा पहला है वह है लेट नॉट एम्बिशन डॉट डॉट पुअर। तो इसका जो आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा कुछ इस तरह से लिखना होगा, इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप सिंपैथी फॉर द पुअर पीपल हु आर लाई बरीड इन द स्मॉल ग्रेव्स। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट मतलब कवि, एक्सप्रेसेस मतलब प्रकट करता है, हिज डीप सिंपैथी अपनी गहरी सहानुभूति को, फॉर द पुअर पीपल उन गरीब लोगों के लिए, हु आर लाई बरीड जिन्हें लिटाया हुआ, बरीड दफना दिया गया है, इन द स्मॉल ग्रेव्स उन छोटे छोटे कब्रों में। ठीक है, यानी इन पंक्तियों में कवि अपनी गहरी सहानुभूति को उन लोगों के लिए प्रकट करता है जो कि अपनी छोटे छोटे कब्रों में लेटाए हुए दफना दिए गए हैं। ठीक है, यह पहला कॉन्टेक्स्ट इस स्टेंजा के लिए हो गया। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेंजा इस कविता में आया हुआ है वह है द बोस्ट ऑफ डॉट 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 ग्रेव। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट नथिंग इन लाइफ इज एवर लास्टिंग। इन दीज लाइन्स मतलब इन पंक्तियों में, द पोएट मतलब कवि, टेल्स अस हम लोगों को बताते हैं, दैट मतलब कि नथिंग इन लाइफ जीवन में कुछ भी नहीं, इज एवर लास्टिंग अस्थाई होता है। इन पंक्तियों में कवि हम लोगों को बताते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं होता है। ऑल हैव टू डाई, सभी चीज़ों को नष्ट होना पड़ता है, सभी चीज़ों को मरना होता है या सभी को मरना होता है। तो यह दो इम्पॉर्टेंट स्टेंजा थे इस कविता में जिनका कि मैंने आपको बताया कि कैसे कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं किताब पर और फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नामक इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पोएम का नाम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, अर्थात एक कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोक गीत से। तो कंट्री चर्चयार्ड मतलब कब्रिस्तान होता है, एलजी मतलब शोक गीत होता है। फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड अर्थात एक कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोक गीत से। इसके जो कवि है वह थॉमस ग्रे हैं। तो थॉमस ग्रे एक कब्रिस्तान को गए होते हैं और वहाँ पर वे बहुत सारे निर्धन लोगों के कब्रों को देखते हैं और उसके बाद उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं जिनको कि उन्होंने इस कविता में उजागर किया है। तो चलिए इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग जो है वह यहाँ से होती है। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, द सरफ्यू टोल्स, द सरफ्यू, सरफ्यू मतलब गिरजाघर की घंटी, टोल्स मतलब बजती है, द नेल, नेल मतलब घंटी की आवाज़, पार्टिंग मतलब विदाई। द सरफ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, अर्थात गिरजाघर की घंटी बजती है, घंटी की आवाज़ दिन विदाई का है। तो घंटी की आवाज़ दिन विदाई का है, इसका मतलब जैसे ही घंटी लगेगा स्पष्ट हो जाएगा कि दिन क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। द सरफ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, अर्थात गिरजाघर की घंटी बजती है, घंटी की आवाज़ से स्पष्ट होता है कि दिन समाप्त हो रहा है। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द लोविंग मतलब रंभाते हुए, हर्ड मतलब पशुओं का झुंड, विंड मतलब लौटता है, स्लोली मतलब धीरे धीरे, ओवर द ली मतलब घास के मैदान से या चारागाह से। और यह जो विंड है यह इस लाइन में भी मैं यूज करूंगा। द प्लोमैन मतलब किसान, होमवान मतलब घर की ओर, प्लोट्स मतलब धीरे धीरे, हिज वियरी वे अपने थके हुए मार्ग से। तो थका हुआ मार्ग नहीं बल्कि किसान रहेगा। ठीक है,
तो देखिए, द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवार्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, अर्थात रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे घास के मैदान से और थका हुआ किसान अपने मार्ग से घर की ओर धीरे धीरे विंड लौटता है। एंड लीव्स और छूटता है, द वर्ल्ड मतलब यह संसार, टू डार्कनेस अंधकार को, और यह संसार अंधकार को छूटता है, अर्थात संसार में अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब है तो यहाँ पर जो वर्ल्ड है वह संसार के लिए नहीं बल्कि उस कब्रिस्तान के लिए है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस, और कब्रिस्तान अंधकार को छूटता है, अर्थात कब्रिस्तान में अंधेरा हो रहा है। एंड टू मी, और मुझको भी छोड़ता है, अर्थात मेरे अलावा उस कब्रिस्तान में कोई नहीं है। द सर्फ्यू टोल्स द नेला पार्टिंग डे, गिरजाघर की घंटी बजती है, घंटी की आवाज दिन विदाई का, अर्थात घंटी की आवाज से स्पष्ट होता है कि दिन समाप्त हो रहा है। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवार्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, अर्थात रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे घास के मैदान से और थका हुआ किसान अपने मार्ग से धीरे धीरे घर की ओर लौटता है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और कब्रिस्तान में अंधेरा हो रहा है और मेरे अतिरिक्त या मेरे अलावा कब्रिस्तान में कोई नहीं है। स्टूडेंट्स, जो दूसरा स्टेंजा है वह है बीनीथ दोज रगेस इल्मस। बीनीथ मतलब नीचे, दोज मतलब ऊन, रग्ड मतलब भद्दा या खुरदुरा, इल्मस मतलब एक प्रकार का वृक्ष, दैट यू ट्री सेड, सेड मतलब छांव, यू मतलब होता है सदाबहार वृक्ष। बीनीथ दोज रगेस इल्मस दैट यू ट्री सेड, अर्थात उन भद्दे इल्मस वृक्षों के नीचे तथा उन सदाबहार वृक्ष के छांव के नीचे, वेयर हिप द टर्फ, वेयर मतलब जहां, हिप्स मतलब उगता है, द टर्फ सूखी घास, इन मेनी अ माउल्डरिंग हेप, बहुत सारे, माउल्डरिंग हेप ढाले हुए ढेर, ढाले हुए ढेर मतलब कब्र, तो इसे हम कब्र कहेंगे। बीनीथ दोज रग्ड इल्मस दैट यू ट्री सेड वेयर हिप द टर्फ इन अ मेनी अ माउल्डरिंग हेप, अर्थात उन भद्दे इल्मस वृक्षों के नीचे तथा उन सदाबहार वृक्ष के छांव के नीचे जहां बहुत सारी कब्र पर सूखी घास उगी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल, ईच मतलब प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल अपनी छोटी सी कब्र में, फॉर ईवर लेट सदैव के लिए लेटाए हुए, स्लीप मतलब सो गए हैं, द रूड फॉर फादर अभागे पूर्वज ऑफ द हेमलेट, इस छोटे से गांव के, हेमलेट मतलब होता है छोटा गांव, फॉर फादर मतलब पूर्वज, और नैरो मतलब सकरा होता है अर्थात कम चौड़ा। तो देखिए, बीनीथ दोज रगेस इल्मस दैट यू ट्री सेड वेयर हिप द टर्फ इन मेनी अ माउल्डरिंग हेप, अर्थात उन भद्दे इल्मस वृक्षों के नीचे तथा उस सदाबहार वृक्ष के छांव के नीचे जहां बहुत सारी कब्रों पर सूखी घास उगी हुई है। इच इन हिज नैरो सेल फॉर ईवर लेड द रूट फॉर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप, इच इन हिज नैरो सेल यानी प्रत्येक अपनी छोटी सी कब्र में, फॉर ईवर लेट स्लीप सदैव के लिए लेटाए हुए सो गए हैं, द रूट फॉर फादर ऑफ द हेमलेट इस छोटे से गांव के अभागे पूर्वज। अब आगे बढ़ते हैं। द ब्रीजी काल, ब्रीजी ठंडी हवा, काल मतलब पुकार, इंसेंस मतलब सुगंधित, ब्रीदिंग मॉर्न सुबह की हवा। द ब्रीजी काल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न यानी सुबह के समय चलने वाली सुगंधित ठंडी हवा की पुकार अर्थात आवाज। द स्वालो ट्विटरिंग, द स्वालो ट्विटरिंग यानी स्वालो अवाबिल पक्षी, ट्विटरिंग मतलब चचहाना, फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड तिनके से बनाए हुए आश्रय से अर्थात तिनके से बने हुए घोंसले से, शेड मतलब आश्रय। द ब्रीजी काल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड अर्थात सुबह के समय चलने वाली सुगंधित ठंडी हवा की आवाज़। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड यानी तिनके से बने घोंसले से अविल पक्षी के चचहाने की आवाज़। द कॉक्स श्रील क्लरियन मुर्गे की तेज आवाज़, श्रील मतलब तेज, क्लरियन मतलब गूंजना या आवाज़। आर द इकोइंग हार्न, हार्न मतलब बिगुल या आवाज़ यानी अथवा शिकारु के बिगुल का गूंजना या फिर बिगुल का आवाज़, इको मतलब गूंजना। नो मोर सेल राउज, नो मोर सेल राउज कोई नहीं उठा पाएगा, राउज मतलब उठाना, देम मतलब उन्हें, फ्रॉम दियर लोली बेड उनके छोटे से बेड से यानी कि बिस्तर से, उनके छोटे से बिस्तर से अर्थात उनके छोटे से कब्र से। द ब्रीजी काल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड द कॉक्स श्रील क्लरियन और द इकोइंग हॉर्न नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड अर्थात सुबह के समय चलने वाली सुगंधित ठंडी हवा की आवाज़, तिनके से बने घोंसले से ऑयल पक्षी के चचहाने की आवाज़, मुर्गे की तेज आवाज़ अथवा शिकारी के बिगुल की आवाज़, कोई भी उन्हें उनके छोटे से बिस्तर अर्थात कब्र से उठा नहीं पाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्टेंजा देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन, लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति। लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल,
टॉयल मतलब परिश्रम, यूजफुल मतलब उपयोगी। लेट नॉट एम्बिशन मोक मतलब मजाक उड़ाना। लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी परिश्रम का, दियर होमलिस जॉयस उनके घरेलू आनंद का, अर्थात उनके साधारण आनंद का, एंड डिस्टिनी ऑब्सक्यूर और डिस्टिनी भाग्य, ऑब्सक्यूर मतलब अंधकार में। लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमलिस जॉयस एंड डिस्टिनी ऑब्सक्यूर, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी परिश्रम का, उनके घरेलू आनंद अर्थात उनके साधारण आनंद का और अंधकार युक्त भाग्य के लिए मोक मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नार और न ही ग्रैंडियर हियर शान से सुनना चाहिए। ग्रैंडियर मतलब शान, हियर मतलब सुनना। विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेन मतलब घृणा, स्माइल मतलब मुस्कान। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स, एनल सिंपल मतलब साधारण, एनल मतलब होता है इतिहास, छोटा इतिहास, ठीक है, साधारण इतिहास। तो देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमलिस जॉयस एंड डिस्टिनी ऑब्सक्यूर, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी परिश्रम का, उनके घरेलू आनंद अर्थात साधारण आनंद का और अंधकार युक्त भाग्य के लिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और न ही उन गरीब लोगों के छोटे और साधारण इतिहास को एक घृणा भरी मुस्कान के साथ शान से सुनना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द बोस्ट ऑफ हिल्डरी, द पंप ऑफ पावर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा को ध्यान से आप माइंड कीजिएगा। द बोस्ट ऑफ हिल्डरी, द बोस्ट घमंड ऑफ हिल्डरी, उच्च परिवार में जन्म का, उच्च परिवार में जन्म लेने का घमंड करने वाले। द पंप ऑफ पावर, शक्ति का घमंड करने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वे सभी जो सुंदर हैं। ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव, और वे सभी जिन्हें प्रायः धन दिया गया या जिन्हें सदैव धन दिया गया, जिन्हें सदैव धन दिया गया अर्थात जो धनी हैं। अवेट्स प्रतीक्षा करता है, अलाइक एक समान रूप से, द इनविटेबल आवर, द इनविटेबल आवर यानी अनिवार्य समय, अनिवार्य समय मतलब मृत्यु का समय, ठीक है। द बोस्ट ऑफ हिल्डरी, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव, यानी कि उच्च परिवार में जन्म लेने का घमंड करने वाले, शक्ति का अभिमान या घमंड करने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वे सभी जो धनी हैं। ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव, और वे सभी जिन्हें प्रायः धन दिया गया था जो धनी हैं। अवेट्स अलाइक द इनविटेबल आवर, एक समान रूप से मृत्यु का समय प्रतीक्षा करता है। द बोस्ट ऑफ हिल्डरी, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव, अवेट अलाइक द इनविटेबल आवर, यानी उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान करने वाले, शक्ति का अभिमान करने वाले, और वे सभी जो सुंदर हैं और वे सभी जो धनी हैं। अवेट्स अलाइक द इनविटेबल आवर, मृत्यु का समय एक समान रूप से प्रतीक्षा करता है। द पथ ऑफ ग्लोरी, द पथ ऑफ ग्लोरी, यश के मार्ग, लीड मतलब आगे बढ़ते हैं, बट केवल, टू द ग्रेव कब्र को, तो टू मतलब की ओर। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, यानी वैभव या यश के मार्ग लीड आगे बढ़ते हैं, बट टू द ग्रेव लेकिन कब्र की ओर या कब्र को। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, यानी यश के मार्ग या वैभव के मार्ग आगे तो बढ़ते हैं, बट टू द ग्रेव लेकिन कब्र की ओर, यानी यश के मार्ग केवल कब्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको टीच किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम एनएलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नामक इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, यह था फ्रॉम एनएलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नामक कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको कि मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको टीच किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।